brought to you by Candid. रेडनेस, इरिटेशन, स्वेट रैश और फंगल इन्फेक्शन जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल कैंडिड डस्टिंग पाउडर के साथ, डॉक्टर्स का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। शेक्सपियर ने लिखा रोमियो जूलियट। इस नाटक के दूसरे एक्ट के दूसरे सीन के जिक्र से आज की बात हम शुरू करना चाहते हैं। नायक रोमियो अपने नाम के आगे अपना सरनेम मॉन्टेग लिखता फिरता है। इस सीन में जूलियट रोमियो से कहती है व्हाट्स इन अ नेम, यानी एक नाम में रखा क्या है। फिर वो कहती है कि ये जो तुम अपने नाम के आगे अपना सरनेम लिखते हो इसका कोई मतलब नहीं, तुम रोमियो हो जिससे मैं प्यार करती हूँ। फिर जूलियट आगे कहती है गुलाब को गुलाब कहा जाए या उसे किसी और नाम से बुलाया जाए, गुलाब में तो उसकी अपनी ही खुशबू रहेगी। ये बातें क्यों? क्योंकि हमारे देश के नाम पर बहस हो रही है, एक बेजा बहस। क्या हमारे देश का नाम बदला जाएगा? क्या हमारे देश का नाम बदलने से देश बदल जाएगा? किसी संस्थान के नाम के आगे भारत लिखा है या इंडिया? इस बहस में उतरे बिना हम जानेंगे अपने देश के नाम की कहानी, भिन्न भिन्न नाम कहां से हमारे पास आए, और साथ में रुक करेंगे आज की सबसे ज़रूरी खबर का जो मणिपुर से आई है, जहां की परिस्थितियों पर G20 के ठीक पहले संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट सामने आई है। क्या लिखा है इन कागज़ों में और भारत सरकार का स्टैंड इन पर क्या है, ये सारी बातें जानेंगे हम आज के ललन टॉप शो में। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखे 2 कागजों से विवाद का जन्म हुआ। विपक्ष ने इस पर अपने अपने तर्कों के साथ सरकार के इस संभावित मूव पर सवाल उठा दिए। सरकार ने कह दिया कि ऐसी कोई योजना नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा कि नाम बदलने की बात अफवाह है, लेकिन उन्होंने साथ में एक बात नत्थी भी की। कहा कि भारत नाम के प्रति उनकी यानी विपक्ष की मानसिक दशा क्या है ये साफ दिखता है। लेकिन नाम परिवर्तन हो न हो, देश को विवाद के लिए मसाला तो मिल ही गया था। इस विवाद के पहले देश के संविधान की वो लाइन आपके सामने फिर से हम रखना चाहते हैं जिससे हमने 4 सितंबर के बुलेटिन की शुरुआत की थी। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा, यानी देश का संविधान भी दोनों नामों को अलग करके नहीं देखता है। सत्ता और विपक्ष किस निगाह से देखेंगे और क्यों देखेंगे, वो भी तब जब दोनों ही नामों का अपना एक गुलजार इतिहास है। भारत नाम के बारे में बताते हैं। पहले लेखक देवदत्त पटनायक टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखे अपने लेख में कुछ जानकारियां देते हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र और पहले चक्रवर्ती सम्राट भारत के नाम से उपजा भारत, ये जैन धर्मावलंबियों का मत है। इसके अलावा ऋग्वेद में भी एक वर्णन मिलता है भारत वंश का। इस वंश ने 7 नदियों द्वारा सींची गई जमीन पर 10 राजाओं को हराया था। इनके नाम पर देश का नाम पड़ा भरत, ये एक मत है। इसके अलावा भरत नाम कहाँ कहाँ मिलता है इसका भी उल्लेख है, जैसे राजा राम के भाई भरत, शकुंतला और दुष्यंत के बेटे भरत, नाट्यशास्त्र लिखने वाले मुनि भरत। इसके अलावा आपको इंडिया और हिंदुस्तान 2 और नाम मिलते हैं हमारे मुल्क के लिए। दोनों ही नाम इंडस और सिंधु नामों से उपजे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपे अद्रिजा रायचौधरी के आलेख की माने तो मान्यता है कि हिंदुस्तान नाम फारसी लोगों ने दिया। कैसे? उन्होंने सिंधु घाटी के नीचे के इलाकों में बसे लोगों को हिंदू कहा, स को ह बोलते थे। सिंधु से जन्मा हिंदू, स्थान जोड़ने पर हिंदुस्तान नाम बन गया। फिर ग्रीक जब भारत आए तो उन्होंने सिंधु नाम को अपनी भाषा में इंडस कहा। ध्यान रहे कि इसके पहले सिंधु कहा गया था, इंडस बाद में ग्रीक्स ने कहा। बाद में जब ईसा पूर्व 3री शताब्दी में मैसेडोनिया के राजा अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया तो उसने इंडस के आगे बसे हिस्से को इंडिया कहा। हिंदुस्तान नाम मुगलों के भारत में आने के बाद ज़्यादा चलन में रहा, लेकिन जब 18वीं शताब्दी में देश में अंग्रेज आए तो उन्होंने इंडिया शब्द को चलन में रखा। इस पूरे नामकरण पर कई सारी वैकल्पिक अवधारणाएं, कई सारी थेरीज हैं। लेखक देवदत्त पटनायक को सुन लेते हैं कि उनका मत क्या है। तो भारत शब्द आता है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में हम ये कहानी हमें मिलता है कि एक युद्ध हुआ था सप्त सिंधु के पास, यानी कि पंजाब हरियाणा रीजन में। वहाँ पे एक युद्ध हुआ था, 10 राजाओं का युद्ध, और वहाँ पे जो विजेता थे वो भरत कुल के थे। तो पहली बार ये नाम भरत आता है ऋग्वेद से। इसके बाद ये नाम आता है महाभारत में। महाभारत जो भरत वंश की कहानी है, तो पांडव कौरव सब भरतवंशी हैं। तो ये भी कहानी कुरुक्षेत्र उत्तर भारत की कहानी है। वहाँ पे हम शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के बारे में सुनते हैं। शकुंतला के पिता विश्वामित्र सूर्यवंश से थे, दुष्यंत चंद्रवंश से थे। तो यानी कि भरत सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों से आते हैं। एक और भरत है जो भरत मुनि हैं, जिन्होंने नाट्यशास्त्र लिखी थी, और भारत में नाट्यशास्त्र बहुत प्रसिद्ध है।
फिर जैनियों में एक पहला चक्रवर्ती का नाम भरत था, वो ऋषभदेव के बेटे हैं। तो कहते हैं कि भारतवर्ष शब्द यहाँ से आया है। अभी पहली बार लिखित रूप में भारतवर्ष शब्द हमें आता है उड़ीसा से। हथीगुम्फा नामक एक गुफा है, वहाँ पे लिखी गई है भारतवर्ष। और यहाँ पे जब वो भारतवर्ष बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये मगध के पश्चिम ओर है, यानी कि नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे आज प्रयागराज है, जहाँ पे यहाँ कुरुक्षेत्र है, उस एरिया को वो भारतवर्ष कहते थे। तो भारतवर्ष शब्द जब हम कह रहे हैं तो ये वेदों से आ रहा है, पुराणों में भी इसका उल्लेख है, भारत खंड कहते हैं। तो ये भारत देश जब हम कह रहे हैं तो यहाँ से आता है। तो इंडिया शब्द कहाँ से आता है? इंडिया शब्द वेदों से आता है। वही ऋग्वेद जहाँ से हमें भरत शब्द मिलता है, वहीं से इंडिया शब्द आता है। वहाँ पे नदी को सिंधु कहा जाता है। स्पेसिफिकली सिंधु नदी जो आजकल लद्दाख में बहता है और फिर पाकिस्तान में बहता है, सिंधु नदी को फारस के लोग यानी कि पर्शिया के लोग और वहाँ के राजा ने इसको हिंद नदी, हिंद देश कहा। और जब यवन आए भारत में 2300 साल पहले, तो उन्होंने इसी नदी को, सिंध नदी को इंदु नदी कहा और सिंध देश को इंडस या इंडिया कहा और मेगास्थनीज ने इंडिका शब्द रखा। और यही शब्द यूरोप में प्रचलित हुआ, जहाँ से हमें इंडिया शब्द मिलता है। लेकिन इसका जो रूट है, इसका जो मूल है, इसका जो बीज है, वो है सिंधु, वो भी वेदों से आता है। तो यानी कि इंडिया का मूल भी वेद है और भारत का मूल भी वेद है। लेकिन हमारे देश के इतने ही नाम तो है नहीं। हमारे बहुत सारे अभिलेखों में और देश में प्रचलित बहुत सारी मान्यताएं हैं जो हमारे देश को अपने अपने नामों से बुलाती हों। और सुनते हैं तो साफ होता है कि देश बस एक भूखंड नहीं है, देश एक भावना है, इसे फलने फूलने देना चाहिए। तो इंडिया को कितने नाम होते हैं शास्त्रों में? देखिए, जब हम आर्य देश शब्द इस्तेमाल करते हैं धर्मशास्त्र में, वो केवल उत्तर भारत के बारे में बात करते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि हिमालय और समुंदर तट तक आर्य देश है। लेकिन ये समुंदर तट का मतलब नहीं तमिलनाडु कर्नाटक, यहाँ समुंदर तट यानी कि गुजरात का जो समुंदर है, बंगाल का जो समुंदर है, जहाँ गंगा सागर है, बस उतना ही समुंदर। उत्तर भारत को आर्य देश कहा गया है, उत्तर भारत को भारत खंड कहा गया है। और ये जो हिंद देश जो पर्शिया के राजा और यवन कहते थे, वो बेसिकली नॉर्थ इंडिया ही होता था। तो ये शब्द ये बेसिकली नॉर्थ इंडिया का शब्द है। पूरे इंडिया को जम्बू द्वीप कहा जाता था। जम्बू द्वीप, जहाँ पे जम्बू पेड़ होता है, जो खाने से आपका मुंह नीला रंग आ जाता है, तो जम्बू पेड़ जहाँ होता है, पूरे इंडिया को रियल नाम जम्बू द्वीप है। उसके अंदर भारत खंड है जो उत्तर भारत में, आर्य देश उत्तर भारत में है। जब हिंद कह रहे हैं तो उत्तर भारत की बात कर रहे हैं। तो ये अगर हम इसमें जाएं स्कॉलरशिप में, तो इतना आसान नहीं है ये कहना है कि भारत इंडियन शब्द है और इंडिया शब्द बाहर से आया है, पाश्चात्य शब्द है। ये सही नहीं है। लेकिन ये कैसे समझाए लोगों को? आजकल लोग व्हाट्सएप पर विश्वास करते हैं, ना कि वेदों में। लेकिन देश का बहुत ज़रूरी वक्त नाम की बहस में तो बर्बाद हो ही रहा है। हमारे देश में विवाह के बाद महिलाओं का नाम बदला जाना एक आम बात है कई समुदायों में। लेकिन क्या नाम बदलने से देश की महिलाएं एक बेहतर स्थिति में चली जाती हैं? तो क्या देश का नाम देश की समस्याओं और उपलब्धियों का पैरामीटर हो जाएगा, उससे स्थितियां बदल जाएंगी, सुधरेंगी या बिगड़ जाएंगी? शायद नहीं। इस बहस से बाहर हमें देखना होगा, मणिपुर को देखना होगा। मणिपुर पर आई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पर गौर करते हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर यूएन एक्सपर्ट्स की एक रिपोर्ट सामने आई है और इस पर हमेशा की तरह सरकार की तरफ से विरोध भी प्रकट किया गया है। क्या है इस रिपोर्ट में, आइए आप समझते हैं बिंदुओं में। 4 सितंबर को आई इस रिपोर्ट में कहा गया कि मणिपुर में मानवाधिकार उल्लंघन और उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं, साथ ही यौन हिंसा, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, घरों की तबाही, बेदखली, टॉर्चर और बुरे बर्ताव जैसी चीज़ें सामने आ रही हैं। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष को लेकर यूएन ने कहा है कि मणिपुर में चल रहे मानवीय संकट के बीच संकट सुलझाने के मानवीय प्रयास नजर नहीं आते, नदारद हैं। रिपोर्ट में और क्या क्या कहा गया? अगस्त 2023 के मध्य तक इस हिंसा में 160 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश कुकी समुदाय से हैं। 300 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं। हजारों लोग अपने घरों से विस्थापित हैं। सैकड़ों चर्च जला दिए गए हैं।
खेत, फसल और जीविकाओं का बड़े स्तर पर नुकसान हुआ। यही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बड़े स्तर पर कुकी समुदाय से आने वाले वर्ग की महिलाओं को टारगेट किया गया। जैसे ये चिंता का विषय है कि जो हिंसा हुई वो नफरती और भड़काऊ भाषण दिए जाने की वजह से भड़की। ये भाषण ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यमों से फैले, जिनमें कुकी अल्पसंख्यकों, खासकर महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को जायज ठहराया गया। ये हिंसा उनकी जनजातीय पहचान और उनके धार्मिक विश्वास को आधार बनाकर की गई। इसके अलावा इस रिपोर्ट में सुरक्षा बलों और सरकारों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की भी आलोचना की गई है। मानगिए आप देखिए, लिखा है इस हिंसा में जनजातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा को जायज ठहराने के लिए काउंटर टेररिज्म तरीकों का बेजा इस्तेमाल किया गया। ऐसी जानकारियां चिंता पैदा करने वाली हैं। मणिपुर में हो रही घटनाएं भारत में धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों की लगातार गिरती स्थिति में एक और दुखद अध्याय है। मणिपुर में यौन हिंसा रोकने के लिए भारत सरकार का धीमा और कमजोर रिस्पांस चिंता पैदा करने वाला विषय। हम यहाँ बता दें कि हम यहाँ पर अंग्रेजी में लिखी गई रिपोर्ट का एक फौरी हिंदी अनुवाद आप तक ला रहे हैं ताकि आपको मामला समझा सके। भावानुवाद समझ सकते हैं, ट्रांसलेशन नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट को आप यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स के हाई कमीशन की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद भारत सरकार द्वारा रिपोर्ट का खंडन भी आया, जैसे बीते समय कई सारे इंडाइसिस और रिपोर्ट्स का खंडन भी आया है। पीटीआई के हवाले से जो खबरें आई हैं उनके मुताबिक जिनेवा में यूएन ऑफिस में मौजूद भारतीय स्थायी मिशन ने जवाब दिया है। रिपोर्ट पर 3 शब्द हाईलाइट किए गए हैं इसमें: अनवारंटेड यानी अनपेक्षित, प्रिजम्पटिव यानी मनमाना या अनुमानित, मिसलीडिंग भ्रामक। लेकिन इसके साथ ही भारत सरकार ने एक और वाक्य लिखा है जिसे बार बार अंडरलाइन करके पढ़ा जाना चाहिए। सिचुएशन इन मणिपुर इज पीसफुल एंड स्टेबल, यानी मणिपुर में स्थितियां शांत और स्थिर हैं। इस वाक्य पर ध्यान क्यों देना चाहिए, इस पर आगे बात करेंगे। पहले भारत सरकार का पक्ष आपको बता देते हैं। भारत सरकार ने भी कहा है कि सरकार मणिपुर समेत पूरे देश के लोगों के मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और ये रिपोर्ट मणिपुर के सही हालातों और भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को सही से समझे बिना जारी कर दी गई। भारत सरकार ने यह भी नाराजगी जाहिर की है कि स्थायी कमीशन के जवाब का इंतजार किए बिना ये रिपोर्ट जारी की गई। लेकिन इस नूरा कुश्ती के बीच, नैरेटिव संभालने की कोशिशों के बीच इस पर बात करना जरूरी है कि जब दिल्ली में G20 का उत्सव मनाया जा रहा है, उस दौरान मणिपुर में स्थिति है क्या। स्थिति यह है कि आज की तारीख में भी मणिपुर में झड़पें हो रही हैं और कई इलाकों में अभी भी फायरिंग जारी है। दोषी कौन? दोनों समुदाय हैं। निशाने पर कौन? दोनों समुदाय। अगर आप 6 सितंबर को आई बुलेटिन देख रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 5 सितंबर की शाम से मणिपुर की घाटी के 5 जिलों में कर्फ्यू फुल इफेक्ट में लागू कर दिया गया। ये जिले हैं बिष्णुपुर, काकचिंग, थौबल, इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट। इन जिलों में बीते कुछ दिनों तक कर्फ्यू में कुछ घंटों की ढील दी जाती रही, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 5 सितंबर की शाम सारी छूटें वापस ले ली गईं? इसका जवाब है कोकोमी, कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी का ऐलान। बता दें, कोकोमी मैतेई समुदाय के बीच मौजूद सिविल सोसाइटीज का एक अम्ब्रेला समूह है। कोकोमी ने ऐलान किया कि वो 6 सितंबर को कुकी बहुलचुरा चांदपुर की सीमा तक मार्च करेंगे और वहां पर मौजूद केंद्रीय सुरक्षा बलों को हटाएंगे। लिहाजा कर्फ्यू की छूट वापस ली गई। 6 सितंबर का दिन आया, कर्फ्यू के बीच मार्च शुरू हुआ और बिष्णुपुर की सीमा तक गया भी। सामने सुरक्षा बलों की बैरिकेडिंग थी। संघर्ष शुरू हुआ। ग्राउंड पर मौजूद सूत्रों ने दावा किया कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने प्रतिरोध किया। खबरों में बताया गया कि आंसू गैस के गोले और रबर बुलेट से फायरिंग की गई है। बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं और इस शो के लिखे जाने तक घायलों की संख्या की पुष्टि हो नहीं पाई है कि संख्या एक्चुअली क्या है। तो क्या मणिपुर में स्थिति शांत है? वहाँ के मसलों पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हमारे साथी सिद्धांत मोहन को आप सुनिए। देखिए निखिल, अगर मणिपुर के मौजूदा हालातों की बात करें तो वहाँ पर अभी भी रिलीफ कैंप्स है जहाँ पे लोग रह रहे हैं। वहाँ पे अभी भी फायरिंग हो रही है। हालिया फायरिंग 30 और 31 अगस्त की है, अगस्त के आखिरी 1-2 दिनों की, जिस दिन फायरिंग हुई जिसमें 6 लोग मारे गए, जिसमें से कोई एक सॉन्ग राइटर था फेमस वहाँ का, जिसके बारे में काफ़ी खबरें में चली, और 14 लोग घायल हुए। और ये कि सिर्फ फायरिंग नहीं थी, इसमें मोर्टार शेलिंग भी हुई, इस तरह की भी खबरें आईं, बॉम्ब फेंके गए, ये भी खबरें आईं। और इसके अलावा वीडियोस सामने आए, जिन वीडियोस में दोनों ही तरफ के लोग ऑटोमेटिक वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए कहे जा रहे हैं, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर हम यूएन की रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो मणिपुर में स्थिति कितनी सुधरी है, तो हम शेल्टर होम्स का रुख कर सकते हैं, इन घटनाओं का रुख कर सकते हैं, और साथ ही आज जो मणिपुर में हुआ है
कोकोमी ने एक कॉल लिया था कि हम मार्च निकालेंगे बिष्णुपुर तक, चूड़ाचांदपुर के बॉर्डर तक, और वहाँ पे मौजूद सेंट्रल फोर्सेस की पोस्टिंग को हटाएंगे। क्यों? क्योंकि मैतेई समुदाय में लंबे समय से और अभी भी जो जारी है, सेंट्रल फोर्सेस को लेकर एक डिसकंटेंट है। वो चाहे असम राइफल्स हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे रैपिड एक्शन फोर्स हो, चाहे कोई भी सेंट्रल फोर्स हो, सीआरपीएफ इवन, उसको लेकर उनके मन में डिसकंटेंट है। वो ये बार बार आरोप लगाते हैं कि ये कुकी लोगों को फेवर कर रहे हैं और कुकी मणिपुर पुलिस को लेकर कह रहे हैं। तो मैतेई चाहते हैं कि हर जगह फोर्स जो है वो मणिपुर पुलिस ही रहे। तो इसलिए उन्होंने मार्च निकाला था। फिर वहाँ पर जो हुआ है आज, उसके बारे में हम बता ही रहे हैं लोगों को कि वो वहाँ पे रबर बुलेट्स चलाई गई, वहाँ पर टीयर गैस की फायरिंग हुई, और अभी तक इसमें कोई पुष्टि नहीं हो पाई कितने लोग घायल हुए हैं, लेकिन 2 से 3 दर्जन लोग घायल अभी बताए जा रहे हैं। एक रफ एस्टीमेट है। इसके वीडियोस भी सामने आए हैं। मोडस ऑपरेंडी वही है कि एक महिलाओं का जत्था एक आगे आ रहा है, वो उनके पीछे पुरुष है और हमलावरों की भीड़ है जो अटैक कर रही है। उसके बाद कन्फ्रंटेशन हो रहा है। आखिरी जो सूचकांक है जिस पे बात करनी चाहिए कि मणिपुर में स्थिति सुधरी है कि नहीं, कि मणिपुर में डिवीज़न हो चुका है। कांगपोकपी के लोग आपके नागालैंड जाते हैं, आपके चूड़ाचांदपुर के लोग, मोरे के लोग आपके आइजॉल जाते हैं, एयरपोर्ट जाते हैं। इम्फाल वो नहीं आते हैं। उनको अगर एक फ़्लाइट पकड़नी होती है तो उनके लिए टू एंड फ्रो चॉपर सर्विस भी शुरू की गई है, जिसमें अभी ये देखा जा रहा है वो कितनी फिजिबल है। चॉपर सर्विस शुरू की गई है कि वो दूसरे राज्यों में जाके फ्लाइट पकड़ते हैं, बजाय कुछ ही घंटों की यात्रा पे इम्फाल पहुंचने के वो 5-6 घंटे जाते हैं। तो मणिपुर में स्थिति अभी फिलहाल की ये बनी हुई है। तो क्या G20 के दरमियान मणिपुर को लेकर सरकार अपनी साख बचाना चाहती है? इस वजह से मणिपुर के शांत होने का दावा किया गया है, या इन दावों में किसी सच और शांति की सुखद खबर की भी गुंजाइश है? चूंकि मणिपुर पुलिस ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया EGI और उसके पदाधिकारियों पर FIR दर्ज कर ली है, क्योंकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मणिपुर के स्थानीय पत्रकारों के बायस पर बात कर दी, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के आदेश में पुलिस को अगली सुनवाई तक कोई भी एक्शन लेने से मना कर दिया। तो जाहिर है कि मणिपुर जिस भी स्थिति में है, स्थिर भले है, लेकिन शांति की उम्मीद इस राज्य को अभी भी है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही, लेकिन चलते हुए उम्मीद की एक बात आपसे शेयर करते जाते हैं। उम्मीद से जुड़ा एक वाकया ट्रेन और बकरी से जुड़ा है। एक महिला ट्रेन से अपनी बकरी को लेकर जा रही थी। सहजता इतनी कि बकरी का भी टिकट उसने लिया। लोगों ने कहा यह महिला असली गोट है, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। देखिए ये वीडियो। ओ छागल तीन जन का बना है, छागल का भी। आज के शो में इतना ही। अब मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।